हेलो। तो बेटा हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर इन्वेस्टमेंट। बेटा उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, तो चैप्टर इन्वेस्टमेंट में मैंने क्या क्या बता दिया। चैप्टर इन्वेस्टमेंट में मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर एक अकाउंट बनता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये सब क्यों हो रहा है, स्क्रीन पर क्यों नहीं आ रहा है बेटा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें जब भी इन्वेस्ट खरीदते हैं तो टू बैंक करते हैं। इन्वेस्टमेंट खरीदा टू बैंक। फिर इसमें क्या समझाया था कि हर स्क्रिप्ट के लिए अलग अकाउंट बनता है, हर इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग अकाउंट बनते हैं। दूसरी बात मैंने बताई थी इसका फॉर्मेट तो पता होगा, डेट पर्टिकुलर। यहाँ पर बेटा क्या होता है फॉर्मेट में? बेटा डेट के बाद पर्टिकुलर भी आता है और फिर फेस वैल्यू। जो इन्वेस्टमेंट है उसकी फेस वैल्यू बेटा क्या होता है? यदि आपने 100 रुपये का गवर्नमेंट बॉन्ड 90 में खरीदा है तो दोनों वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 100 रुपये की फेस वैल्यू का बॉन्ड यदि 90 में खरीदा है तो 90 तो आपकी कॉस्ट हो गई और 100 उसकी। बेटा 90 कॉस्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से पता पड़ेगा हमें क्या प्रॉफिट लॉस हुआ। लेकिन जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी इस बॉन्ड पर, इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी वो होगी इस 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू पर। तो बेटा यहाँ पर फेस वैल्यू कॉलम एक और बीच में एक इनकम कॉलम होता है। बेटा इनकम कॉलम इसी में क्यों मर्ज कर दिया गया? अलग से इंटरेस्ट अकाउंट क्यों नहीं बनाया गया? अलग से इनकम, बेटा किसी के व्यक्ति के पास, बेटा यदि उसके पास 152 वैरायटी के इन्वेस्टमेंट है तो उसके यहाँ 152 इन्वेस्टमेंट अकाउंट बने होंगे, 152 अकाउंट बने होंगे। तो उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखते ही पता पड़ जाए कि इसमें कितनी इनकम हुई है तो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर ही इन्होंने इनकम कॉलम मर्ज कर दिया। ये भी एक अकाउंट है एक तरह से, ये भी अकाउंट है, ये भी अकाउंट है। सिर्फ ये फेस वैल्यू एक मेमोरेंडम अकाउंट है। फेस वैल्यू क्या है? एक रफ वर्क है, लेकिन इनकम एक अकाउंट वाला कॉलम है और कॉस्ट भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट का मेन अकाउंट है, मेन कॉलम है। तो इनकम कॉलम मतलब इस इन्वेस्टमेंट से क्या इनकम हुई वो पता करने के लिए आपको बस यही अकाउंट देखना है, तो अलग से अकाउंट जाके देखने की जरूरत नहीं है। तो यही आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। क्या समझ में आ गया? और बेटा फिर मैंने बताया था आपको कि जब इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट खरीदने पर कुछ कॉस्ट लगती है। इन्वेस्टमेंट खरीदने की कुछ कॉस्ट लगती है, तो वो इन्वेस्टमेंट खरीदने की जो खर्चे होते हैं जैसे कि ब्रोकरेज, स्टैम्प चार्जेस, ट्रांसफर फीस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो भी खर्चा असेट, बेटा आप जानते हैं लॉजिक है, किसी भी असेट को एक्वायर करने के खर्चे को हम क्या करते हैं? किसी भी असेट को एक्वायर करने के खर्चे को हम कैपिटलाइज करते हैं, उस असेट में डेबिट कर देते हैं। तो ये भी जो इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने के खर्चे होंगे वो सब इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। आप मशीन लाए, सिंपल सी बात है, दिमाग लगाओ। मशीन लाए 10 करोड़ की, उसको लाने के लिए आपने उस पर 50 लाख खर्च कर दिया, या उस मशीन पर आपको 50 लाख के खर्चे और लग गए, तो ये खर्चा तो मशीन को हमारी फैक्ट्री तक लाने का है, मशीन को इंस्टॉल करने के पहले का है, तो ये तो मशीन में कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा? इसी तरह इन्वेस्टमेंट को खरीदने के सारे खर्चे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। इज इट क्लियर? उसको हम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। लेकिन बेचते वक्त जो खर्चे लगते हैं इन्वेस्टमेंट को बेचते वक्त, उसको हम रिकॉर्ड खर्चा नहीं मानते बल्कि सेल प्रोसीड में से कम कर देते हैं। बताया था मैंने आपको बेटा, जैसे हमने इन्वेस्टमेंट बेचा 3 लाख में, उस पर खर्चे लग गए 4000, तो हम तो मानेंगे नहीं कि हमारे 3 लाख में चीज़ बिकी है, बल्कि हम क्या मानेंगे कि 296 में बिके हैं। करेक्ट? नेट सेल को ही हम सेल मान लेंगे, तो हमें वो खर्चा 4000 का जो बेचने पे खर्चा लगा है उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? अच्छा बेटा फिर अगला पॉइंट आया था, हमने अकाउंटिंग स्टार्ट की थी। अच्छा वैल्यूएशन की बात की थी। बेटा वैल्यूएशन जो एज पर AS 13 होता है, यदि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है तो चूंकि उसको अभी जल्दी बेचने का इरादा नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, तो उसको हम कॉस्ट पे कैरी करते हैं। जब उसको जल्दी बेचने का इरादा नहीं है तो हमें इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू से मतलब नहीं रखना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट को कैरी करेंगे कॉस्ट पर। लेकिन यदि इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, करंट है, तो उसको हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस पर, लाइक इन्वेंट्री, लाइक इन्वेंट्री। इज इट क्लियर? फिर हमने स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डिविडेंड की अकाउंटिंग। तो बेटा हम डिविडेंड को आज फिर से अच्छे से समझते हैं, क्योंकि डिविडेंड इस चैप्टर का अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है वो डिविडेंड का है। और ये इक्विटी शेयर पर क्वेश्चन आया तो डिविडेंड ना आए ऐसा तो असंभव है। तो डिविडेंड के बारे में समझते हैं बेटा। मैंने बताया था
कि जैसे यदि मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे तो उस पर मिला हुआ डिविडेंड मेरी इनकम है, बिल्कुल ऑर्डिनरी कोर्स में तो यही लगता है कि वो मेरी इनकम है, लेकिन इसके पीछे एक टेक्निकल पॉइंट है। वो डिविडेंड के बारे में मैंने बताया था, उसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल भी देना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल मैंने वो रिकॉल करवा दूं क्योंकि बहुत बीच में गैप भी हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। बेटा मैंने कहा था कि यहाँ पर दो पार्टनर हैं, ए और बी, ए और बी पार्टनर है। ये 8 महीने पार्टनर है, 8 मंथ। मैंने ये एग्जांपल लिया था। इस 8 मंथ में, अच्छा इधर अब बी जो है ये 8 महीने बाद फर्म छोड़कर यूएस जाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी वजह से ये यूएस सेटल होना चाहता है फॉर एवर, और वो फर्म छोड़कर जाना चाहता है। लेकिन ये बोलता है भाई तू इतनी जल्दी बोलता है कि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे तो इमीडिएट मेरा हिसाब कर, 3 दिन के अंदर हिसाब कर, ये 8 महीने का प्रॉफिट तुम्हारा है जो मुझे तुझे देना है, और जो तुम्हारी कैपिटल लगी है इतनी सारी वो मुझे देना है। मैं इन 3 दिनों में नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें वेट करना होगा। हम ईयर एंड तक अभी 4 महीने और किसी तरह से निकाल लो, ये 4 महीने तुम इसी तरह से, ये 4 महीना और निकाल लो, तुम 4 महीना और निकाल लो, तो उसके बाद मैं तुम्हें रिटायर करने के लिए अरेंजमेंट कर दूंगा, तुम्हारा पेमेंट कर दूंगा। पर बी को जाना है अभी तुरंत इमीडिएटली, तो बी चाहता है कि उसकी जो कैपिटल लगी हुई है वो भी उसे मिल जाए फर्म से, और 8 महीने के प्रॉफिट में जो उसका हिस्सा बनता है वो भी उसे मिल जाए। पर ए अभी देने को रेडी नहीं है, ए अभी उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो वो बोलता है भाई मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकता, इट विल टेक टाइम, ईयर एंड तक तो तुम्हें रुकना पड़ेगा, 4 महीने रुकना ही पड़ेगा। पर बी को जल्दबाजी है, बी को यूएस सेटल होना है। अब वो वजह कुछ भी हो, मान लो जो बी की फ्रेंड है वो यूएस जा रही है और बोली कि साथ में चलो, नहीं तो मैं वहाँ जाके दूसरा देख लूँगी। तो अब कौन सी गलत बात बोली मैंने? प्रैक्टिकल बात है बेटा। वो जो जा रही है उसको सामान उठाने के लिए चाहिए ना, अब वो अपना सामान उठा के ले जाए, इतनी कुर्बानी करे, तो फिर ये इसको क्यों लेके जाएगी? वो वहीं नया देख लेगी ना बेटा यूएस में। तो उसे बोला नहीं भाई चलना है तो अभी चलो, नहीं तो फिर मैं यूएस में जाके फिर देखूंगी, मेरा विचार जो भी होगा। अब बेचारा भी डर गया, बोले यार अब तो जाना ही पड़ेगा, चाहे फॉर्म में कुछ भी करना, मुझे पैसा लगा है वो भी चाहिए, लेकिन अब ए रेडी नहीं है। तो ये बी हमारे पास आता है और हम देखते हैं कि बी धर्म संकट में है, और बी बोलता है कि ठीक है एक काम कर, बी हमें एक ऑफर देता है कि मेरी जगह में तुझे पार्टनर बनवा देता हूं इस फर्म में, और जो मेरा हिसाब किताब है, जो अमाउंट बनता है वो तू मुझे दे दे। तो हमने कहा कि चलो ये अच्छा चांस है, हम बी की जगह पार्टनर बन जाते हैं, और बी को जो कैपिटल, बी की जो कैपिटल लगी है उतनी कैपिटल हम फर्म में डाल देते हैं और फर्म उसे पे कर देगी। समझ में आ रहा है भाई? एक को दिक्कत फाइनेंशियल क्राइसिस है कि भाई मैं इतना पेमेंट एक साथ कैसे करूं, पैसा तो बिजनेस में लगा हुआ है। तो हमने एग्री कर लिया कि ठीक है हम पार्टनर बन जाते हैं इन प्लेस ऑफ बी। तो हमने 10 लाख रुपया तो दे दिया बी की कैपिटल फर्म को, और वो फर्म ने दे दी बी को, तो बी का तो 10 लाख हो गया, लेकिन जो 8 महीने का प्रॉफिट है वो भी हमने कहा कि भाई अभी हम नहीं दे पाएंगे। तो हमने क्या करा, ये 8 महीने का प्रॉफिट में हिस्सा ए का आ रहा था, ए का हिस्सा आ रहा था 1,70,000, बी का हिस्सा भी आ रहा था 1,70,000। तो हमने बी को 1,70 का प्रॉफिट दे दिया और बी से लिखवा लिया कि भाई तुम्हें हम 8 महीने का प्रॉफिट दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं उसको, बी को, फर्म नहीं दे रही है। समझ में आया आपको? पर जब ईयर एंड आएगा तो पूरे साल भर का प्रॉफिट हमें मिलेगा। वैसे हम पार्टनर की, अच्छा अब यहाँ पर पार्टनर अब यहाँ पर पार्टनर कौन कौन है? ये तो नहीं है ना, ए और हम है, हम यानी आप और मैं, हम पार्टनर हैं। तो पार्टनर कौन कौन है? ए और हम। अब साल भर बाद जो 4 महीने प्रॉफिट और हुआ, साल भर का प्रॉफिट हुआ, मान लो प्रॉफिट हुआ 5 लाख, तो 2.5 लाख इसका और 2.5 लाख हमें मिला। साल भर का हमें मिलेगा बेटा 2.5 लाख जो मिला उसमें 1,70 तो किसका था? 1,70 जो मिला बेटा, 2.5 लाख का प्रॉफिट हमें मिला। हम पार्टनर कितने रहे? हम रहे पार्टनर 4 महीने, और ये हमें प्रॉफिट मिला है पूरे साल भर का, पूरे 12 महीने का प्रॉफिट मिला है हमें फर्म से, क्योंकि हमने बी से अग्री कर, बी और बी से लिखवा लिया कि भाई उसका हक हमें मिलेगा, उसका प्रॉफिट हमने खरीद लिया। उसका जो प्रॉफिट था 1,70,000, 1,70,000 का प्रॉफिट बी को देकर उसका प्रॉफिट का हक हमने खरीद लिया। अब
2.5 का प्रॉफिट हमें ईयर एंड में मिला, तो ये जो प्रॉफिट हमें मिला ईयर एंड में, ये पूरे 12 मंथ का है, उसमें ये 1.7 तो 8 मंथ का है और 4 मंथ का बचा हुआ 80,000 है। तो बेटा जो हमें 2.5 मिला है उसमें 1.7 तो अलग है और 0.8 ये है 8 मंथ का, ये है 4 मंथ का। ये हमारा परचेज प्रॉफिट था, परचेज प्रॉफिट जो हमें मिला, और ये हमारा अर्न प्रॉफिट था। बेटा हमने पूंजी कितने हमने लगाई, पूंजी हमारी केवल कब लगी, हमारी केवल कितने महीने लगी रही, आखिरी के 4 महीने। हमारी कैपिटल कितनी लगी रही, आखिरी के 4 महीने। तो हमने इन्वेस्टमेंट भी कब किया, आखिरी के 4 महीनों में, तो हमें रिटर्न भी कम मिलेगा आखिरी के 4 महीनों में। तो बेटा ये जो प्रॉफिट हमें मिला है, ये प्रॉफिट हमें रिसीव जरूर हुआ है, पर ये हमारी इनकम नहीं है। बेटा ये सोचो ना, मैं यदि पार्टनर बना था, मेरी जेब से 170 गया कि नहीं गया, एक दिन बी को 170 दिया था कि नहीं दिया था, जल्दी बोलो, मेरा हाथ दुख रहा है। मेरी तरफ से 170 बी को गया कि नहीं गया, बी को दे दिया मैंने, और बाद में वो 170 यदि वापस आ जाए, जो 170 गया था मेरी जेब से वही 170 वापस आ जाए, तो क्या 170 मेरी इनकम हो सकती है बेटा ऑनलाइन? वो 170 मेरी इनकम कतई नहीं, वो तो जो मैंने दिया था वो जेब में वापस आना, इनकम कहाँ से होती है? जरा सोचो बेटा, जैसे आपने किसी दोस्त को 50,000 का लोन दिया, लोन दे दिया आपने, और वही लोन आपको फ्रेंड ने वापस कर दिया, तो लोन मिल गया तो आपकी इनकम हो गई लोन, और यार दोस्त ने लोन वापस कर दिया, इनकम हो गई, इनकम हो गई। अरे जो 50 दिया था वही मिलना, इनकम कहाँ से होती? समझ में आ रहा है? तो 170 का जो प्रॉफिट था वो हमारा नहीं था, पर हमें मिला है, खरीदा हुआ प्रॉफिट मिला है, तो ये हमारी इनकम नहीं है, तो ये इनकम है सिर्फ 80,000। क्या समझ में आया आपको? उसी तरह से मैंने एक चीज़ और बताई थी कि बेटा जैसे 31 मार्च 2019 ये डेट है, ये 2018-2019 है। इस वक्त मिस्टर एक्स शेयर होल्डर थे, इस वक्त मिस्टर एक्स शेयर होल्डर थे। तो यहाँ तक की जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ का जो नेट प्रॉफिट है 18-19 का, ये प्रॉफिट किसका है? इस प्रॉफिट में मिस्टर एक्स शेयर होल्डर हैं, तो इस प्रॉफिट में हिस्सा किसका है? मिस्टर एक्स का, ठीक है। अब हुआ ये 1 अप्रैल 19 को, ये है डेट ऑफ परचेज, हमने शेयर्स खरीद लिए मिस्टर एक्स से। 1 अप्रैल 19 को हमने मिस्टर एक्स से शेयर खरीद लिए। अब जब शेयर खरीदेंगे ना बेटा, तो मैंने बताया था एक डील होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसलिए मुझे इस पर रिवीजन अच्छे से लेना होगा। बेटा 1 अप्रैल 19 को जब मैंने शेयर्स खरीदे मिस्टर एक्स से, तो ये परचेज दो सकती है, एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड परचेज, एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड। बेटा क्या होता है, यदि मैंने शेयर खरीदा मिस्टर एक्स से, मिस्टर एक्स ने कह दिया कि भाई मैं आपको शेयर बेच रहा हूँ 1 अप्रैल 19 को शेयर्स जरूर बेच रहा हूँ, लेकिन ये जो साल है 18-19 इसका डिविडेंड यहाँ मिलेगा, आप समझते हो? बेटा 18-19 का डिविडेंड कंपनी कब देगी? 18-19 का डिविडेंड कंपनी कब देगी? 19-20 में देगी ना। बेटा 18-19 में शेयर होल्डर कौन था? मिस्टर एक्स। 19-20 में शेयर होल्डर कौन हो जाएगा? मैं। पर जिस दिन डिविडेंड मिलेगा उस दिन रजिस्टर में नाम मेरा लिखा होगा, तो कंपनी मुझे डिविडेंड देने का कोशिश करेगी कि डिविडेंड मुझे दे, क्योंकि उस वक्त शेयर होल्डर मैं हूँ, कंपनी के रजिस्टर में नाम, मान लो कंपनी ने 18 अगस्त 2019 को डिविडेंड दिया फॉर 2018-19 प्रीवियस ईयर के लिए डिविडेंड दिया। बेटा डिविडेंड दिया तो ये डिविडेंड जो मिलेगा वो मुझे मिलेगा या मिस्टर एक्स को मिलेगा? ये मुझे मिलेगा या मिस्टर एक्स को, क्योंकि रजिस्टर में नाम 18 अगस्त को मेरा लिखा हुआ है एज ए इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि मिस्टर एक्स से तो मैंने 1 अप्रैल को शेयर खरीद लिया, और खरीद कर कंपनी के रजिस्टर में नाम मैंने अपना मिस्टर एक्स का नाम हटवाकर मेरा नाम चढ़वा दिया एज ए शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। अब कंपनी में 18 अगस्त के दिन जब डिविडेंड पे किया कंपनी ने प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए, तब मैं इक्विटी शेयर होल्डर मैं हूँ या मैं वाई हूँ, तो मुझे मतलब परचेजर वाई, मतलब मुझे डिविडेंड मिलेगा या मिस्टर एक्स को? तो ये डिपेंड करेगा हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पर। यदि मिस्टर एक्स से डिविडेंड खरीदते वक्त, शेयर्स खरीदते वक्त मैंने ये शर्त रखी थी, ये शर्त थी, मिस्टर एक्स ने डिविडेंड का राइट खुद के लिए रिजर्व रख लिया था कि भाई ये डिविडेंड जो है वो मेरा है, 18-19 में शेयर होल्डर मैं था, तो डिविडेंड मुझे ही मिलेगा। इस शर्त पर उन्होंने मुझे शेयर्स बेचे थे, मतलब मुझे जो शेयर्स मैंने खरीदे वो एक्सक्लूडिंग द राइट ऑफ डिविडेंड है या इंक्लूडिंग द राइट ऑफ डिविडेंड है? एक्सक्लूडिंग द राइट ऑफ डिविडेंड, तो वो कहा जाएगा एक्स डिविडेंड परचेज, वो होगी एक्स डिविडेंड, मतलब एक्सक्लूडिंग द राइट ऑफ डिविडेंड। क्या समझ में आ गया आपको? अब बेटा समझ में तो आ गया, लेकिन क्या ये बात मुझे लिखवाना चाहिए आपको कि
याद रहेगी, एक्स डिविडेंड, एक तो हो गया एक्स डिविडेंड बेटा। तो उस केस में तो डिविडेंड 18-19 का डिविडेंड जब 19-20 में मिलेगा तो किसको मिलेगा? सीधे कंपनी ने रजिस्टर में लिख लिया कि भाई अगला डिविडेंड मिस्टर एक्स को देना है, क्योंकि मिस्टर एक्स ने डिविडेंड का राइट खुद के लिए रिजर्व रख लिया है, बायर को ये डिविडेंड का राइट ट्रांसफर नहीं किया है, वो राइट मिस्टर एक्स ने, सेलर ने अपने खुद के लिए रिजर्व रख लिया है और कंपनी को इंटीमेट भी कर दिया है। तो जब कंपनी 18 को उसको डिविडेंड देगी तो ये डिविडेंड मिलेगा किसको? मिस्टर एक्स को मिलेगा। तो इन्वेस्टर वाई के यहाँ डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, तो वाई के इसकी कोई एंट्री भी नहीं होगी, वाई को डिविडेंड नहीं मिलेगा तो वाई के इसकी अकाउंटिंग भी नहीं होगी। डिविडेंड किसको मिलेगा? मिस्टर एक्स को मिलेगा, और मिलना भी किसको चाहिए? एक्स को मिलना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जिस ईयर के लिए डिविडेंड दिया जा रहा है उस वक्त शेयरहोल्डर कौन था? मिस्टर एक्स, तो उसका डिविडेंड मिलेगा मिस्टर एक्स को और मिलना भी उन्हें चाहिए। तो इन्वेस्टर यानी बायर जो अब इन्वेस्टर है उसको ये डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, तो उसकी अकाउंटिंग में नहीं होगी। लेकिन यदि ये शेयर की डील कम डिविडेंड हुई थी, ये डील हुई थी कम डिविडेंड, कम डिविडेंड मतलब इंक्लूडिंग द राइट ऑफ डिविडेंड, तो मिस्टर एक्स ने कह दिया कि 1 अप्रैल 19 के बाद जो है सब मेरा है, मतलब बायर का है। अब एक्स का इस शेयर से, कंपनी से कोई संबंध, कोई ताल्लुकात, कोई कनेक्शन, कोई कनेक्टिविटी नहीं रही। तो 1 अप्रैल 2019 को मिस्टर एक्स ने शेयर्स बेच दिए इंक्लूडिंग ऑल राइट। अभी तो याद रहेगा पर बाद में भूल जाएंगे, वही तो बोल रहा हूं। लिखवाऊं? मुझे कोई तकलीफ नहीं लिखवाने में, लिखवा दूं बेटा? चलो मैं लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लिखवा दूंगा, पर अभी मैं लिखवा दूंगा, मतलब 2 मिनट। तो ये समझ में आ रहा है बेटा आपको? अच्छा, यदि ये बेटा परचेज मैंने कम डिविडेंड की थी इंक्लूडिंग द राइट ऑफ डिविडेंड। अच्छा बेटा एक चीज़ है, जरा ध्यान करो, लॉजिक लगाओ। यदि अभी आप तो कैसे, मिस्टर एक्स जो मुझे शेयर बेच रहा है वो मुझे कह रहा है जब वो शेयर बेचेगा तो डिविडेंड का राइट खुद रख लेगा। तो बताओ मैं शेयर की प्राइस कम दूंगा या ज़्यादा दूंगा? एक कम ज़्यादा की बात करें तो वो मुझे पिछले साल के डिविडेंड का राइट नहीं दे रहा, वो डिविडेंड खुद रखेगा, तो भाई फिर मैं उसको प्राइस थोड़ी कम दूंगा, उसे थोड़ा कम दूंगा। लेकिन यदि वो डिविडेंड का राइट भी मुझे ट्रांसफर कर रहा है कि भाई ठीक है 18 का डिविडेंड जो मिलेगा वो भी तुम रख लेना, तुम्हें मैंने डिविडेंड का अधिकार भी दे दिया, वो मुझे एक एक्स्ट्रा अधिकार दे रहा है जो उसका है, जो डिविडेंड उसे मिलना चाहिए वो डिविडेंड मुझे मिलेगा, उसकी मुझे एक्स्ट्रा कीमत चुकानी पड़ेगी। तो किस केस में हमारी प्राइस ज़्यादा होगी? शेयर खरीदने की प्राइस, यानी मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ शेयर कब ज़्यादा होगी? जब परचेज कम डिविडेंड हो, तो मुझे शेयर के लिए मार्केट में कुछ ज़्यादा पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा? ये तो ठीक है। और बेटा क्या होता है, डिविडेंड कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये कुछ भी श्योर नहीं, ये सिर्फ एक गेसिंग है, ये सिर्फ अंदाजा है, ये एक सिर्फ एस्टिमेशन है खरीदने वाले और बेचने वाले का। इसकी एक्यूरेसी कभी नहीं होती कि मैं कितना पे कर रहा हूँ डिविडेंड के लिए और कितना पे कर रहा हूँ शेयर्स के लिए, वो मुझे कभी पता नहीं होता, न बेचने वाले को न खरीदने वाले को। वो तो मार्केट रेट डिसाइड होता है। बेटा आप शेयर के मार्केट रेट आप जानते सुबह क्या है और शाम को क्या और दोपहर में क्या है, वो रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उसमें कितना भाव कितना डिविडेंड के लिए है और कितना शेयर्स के लिए वो पता नहीं पड़ता। तो चलिए बेटा मैं आपको कुछ चीज़ें और भी लिखवा दूं। चलो उसके अलावा मुझे आपको चीज़ें और भी लिखवानी है। डिविडेंड के बारे में बताना बेटा। डिविडेंड 2 तरह का होता है, इंट्रिम और फाइनल। इंट्रिम डिविडेंड और बेटा जनरली क्या होता है, साल खत्म होता है, ईयर एंड होता है, मतलब 2 मिनट बेटा अभी मैं समझा लूँ, उसके बाद अपन ऑनलाइन वाले बच्चों से थोड़ा डिस्कस करेंगे। बेटा अभी समझाते समझाते मैं आपके ये चैटिंग नहीं पढ़ पाऊंगा, 2 मिनट दीजिए मुझे बेटा। उसके बाद आप ये आपका नोट मुझे रिपीट कर देना, आपने बड़ी मेहनत से कुछ लिखा है बेटा। दोनों सुनो, डिविडेंड 2 तरह का होता है, फाइनल और इंट्रिम। इनके साथ स्पेशली इनके साथ इक्विटी शेयर। बेटा जनरली कंपनी का ईयर एंड होता है, ईयर एंड होकर कंपनी का पीएनएल बनता है, पीएनएल का फिर एक सीए ऑडिट करता है, वो ऑडिटेड पीएनएल एजीएम में रखे जाते हैं, फिर एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर होता है और उसमें शेयरहोल्डर की कंसेंट लगती है। पहले डायरेक्टर डिविडेंड को रिकमेंड करता है, फिर शेयरहोल्डर कंसेंट। तो ईयर एंड होने के बाद जो डिविडेंड दिया जाता है, ईयर एंड होने के बाद अगले साल जो डिविडेंड पिछले साल के लिए दिया जाता है वो डिविडेंड होता है फाइनल डिविडेंड। प्रोसेस तो आपको पता नहीं होगी शायद। बेटा डिविडेंड डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं और शेयरहोल्डर उसे अप्रूव करते हैं, पर उतनी डेट में जाने की जरूरत नहीं। आप तो इतना मान लो कि साल खत्म होने के बाद 31 मार्च आ गया, भाई 31 मार्च को तो बेटा प्रॉफिट फाइंड आउट होगा, उसके बाद उस प्रॉफिट का ऑडिट होगा, फिर पता पड़ेगा प्रॉफिट सही है। फिर उसी में से यदि जैसे अभी मार्च कौन सा गया, 2021, बेटा 2021 जो गया अभी अभी 4 दिन पहले, उसके लिए डिविडेंड कब दिया जाएगा? क्या कंपनी जनरली कब? अब अप्रैल आया, मई आया, जून आया, जुलाई में जाके ऑडिट हो गया,
और अगस्त में कंपनी ने अगस्त में डिविडेंड दे दिया फॉर ईयर 2020-21, 2020-21 के लिए डिविडेंड कब दिया कंपनी ने? 21-22 में दिया। वो डिविडेंड जो कंपनी दे रही है पिछले साल के लिए, उसको कहते हैं फाइनल डिविडेंड। फाइनल क्यों भाई? फाइनल काम क्यों? क्योंकि ये डिविडेंड अब आखिरी है, ये डिविडेंड अब लास्ट है। पिछले साल का डिविडेंड अब दे रहे हैं तो लास्ट हो गया ना, तो ये होता है फाइनल डिविडेंड। तो ईयर एंड होने के बाद प्रीवियस ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर में जो डिविडेंड दिया जाए वो होता है फाइनल डिविडेंड। और एक होता है बेटा इंटरिम डिविडेंड। क्या होता है? जैसे साल शुरू हुआ, अप्रैल गया, मई गया, ओहो कंपनी ने धड़ाधड़ धूम धड़ाके से प्रॉफिट कमा लिया अप्रैल मई में, जून आया, जुलाई आया, अगस्त आया, सितंबर क्या होती है? हाफ ईयरली क्लोजिंग। सितंबर तक कंपनी को धूम धड़ाके से प्रॉफिट हो गए, जबरदस्त प्रॉफिट हो गए। मिड ईयर में जो कंपनी अकाउंट बनाती है, इंटरिम अकाउंट्स बनाती है, मिड ईयर अकाउंट बनाती है, 6 महीने का उसने बनाया और अच्छा खासा प्रॉफिट निकला बेटा। लेकिन अभी तो प्रॉफिट हुआ है और अनसर्टेनिटी तो बिजनेस में होती ही है। लेकिन डायरेक्टर को लगा कि प्रॉफिट इतने अच्छे हैं शुरू के 6 महीनों में कि अगले 6 महीनों में या तो लॉस होंगे ही नहीं, प्रॉफिट नहीं भी हुए तो कम से कम लॉस तो नहीं होंगे, लॉस होंगे तो भी बहुत कम होंगे, मतलब हमारा प्रॉफिट बरकरार रहेगा, कंफर्म रहेगा। नहीं तो बेटा डर क्या है? मान लो कंपनी ने शुरू के 6 महीनों में धड़ाधड़ धूम धड़ाके से प्रॉफिट कमा दिया 40 करोड़, अगले 6 महीने में उसने कमा दिया 42 करोड़, तो क्या हो गया? पहले 6 महीने में 40 करोड़ का प्रॉफिट, अगले 6 महीने में 42 करोड़ का लॉस, नेट 2 करोड़ का लॉस हो गया। और लॉस से डिविडेंड देना अलाउड नहीं होता, न देना चाहिए, न देना अलाउड है। पर अब डायरेक्टर को पूरा पक्का है कि भाई 40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है पहले 6 महीनों में, और अगले 6 महीनों में लॉस की कोई स्कोप, गुंजाइश, कोई एस्टिमेशन नहीं है कि लॉस होगा। और वो डायरेक्टर का अपना एस्टिमेशन है कि मान लो अगले 6 महीने तो वैसे भी ऑफ सीजन है, धंधा वैसे भी चलता ही नहीं है, वैसे भी एक्टिविटी कंपनी कुछ करती नहीं है, जो होना था हो गया, अगले 6 महीने बस कंपनी चलती रहेगी और कोई ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, तो फिर लॉस होने का डर ही नहीं रहेगा। तो अब डायरेक्टर को लगा यार प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो गया 6 महीने, तो अब डिविडेंड देखो बेटा, अब डिविडेंड मैं अभी डेट लिखकर बताऊंगा। अब डिविडेंड देने के लिए वैसे क्या करना पड़ता है? अभी यदि कंपनी फाइनल डिविडेंड देगी तो 6 महीना और रुकना पड़ेगा, अप्रैल मई जून जुलाई होगा सितंबर में कंपनी के हाफ रिजल्ट बहुत तगड़े आए। अब अक्टूबर महीने में, अक्टूबर महीना कौन सा, मतलब 7वां महीना, अभी तो यदि कंपनी फाइनल डिविडेंड दे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जाके जुलाई अगस्त में डिविडेंड देना पड़ेगा। और ये जब प्रॉफिट जेब में पड़े हैं, जेबें भरी पड़ी है कंपनी की, हेवी प्रॉफिट पड़े हुए हैं, तो क्यों हम 6-8 महीना इंतजार करवाएं शेयरहोल्डर को डिविडेंड के लिए? अभी का प्रॉफिट अभी डिविडेंड बांट देना, तो 20-21 के लिए डिविडेंड यदि 20-21 में ही बांट दिया जाए, तो मैंने अप्रैल मई जून जुलाई को सितंबर के रिजल्ट देखते हुए डायरेक्टर ने क्या किया? अक्टूबर महीने में ही डिविडेंड दे दिया। फर्स्ट 6 मंथ के प्रॉफिट से कंपनी ने करंट ईयर का डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट से करंट ईयर में ही डिविडेंड दे दिया, ईयर एंड होने के पहले ही डिविडेंड दे दिया। तो इसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, अंतरिम लाभांश, इंटरिम डिविडेंड। तो जो डिविडेंड साल खत्म होने के पहले उसी साल दे दिया जाए तो वो होता है इंटरिम डिविडेंड, और जो डिविडेंड साल खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर दिया जाए पिछले साल के प्रॉफिट से, वो होता है फाइनल डिविडेंड। इसको भी मैं आपको थोड़ा लिखवा देता हूँ, तो आपको दोनों डिविडेंड समझ में आ गए। और अब मैं आपको ये लिखवाने का काम कर देता हूँ, एक इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, ये भी समझा देता हूँ, और जो मैंने एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड की बात भी लिखवा देता हूँ। देखो बेटा अब लिख लेते हैं अपन। हाँ बेटा लिखेंगे। फर्स्ट अप्रैल 2018 to 31st March 2019। फर्स्ट अप्रैल 2019 और यहाँ 22 अगस्त 2019।
हाँ बेटा, लिख लिया बेटा। 18-19 में नेट प्रॉफिट ऑफ ₹60 लाख, ये प्रॉफिट कब का है? 18-19 का। इस 18-19 के प्रॉफिट से 19-20 में 22 अगस्त को डिविडेंड दिया गया। डिविडेंड पेड फॉर ईयर 18-19, 18-19 के लिए डिविडेंड दिया गया है 19-20 में। ये ईयर है 19-20। ये कौन सा डिविडेंड हुआ? ये डिविडेंड साल खत्म होने के बाद दिया गया, साल खत्म होने के पहले दे दिया गया? जब साल खत्म होने के बाद दिया गया तो अब तो ये आखिरी डिविडेंड है। 18-19 के लिए ये आखिरी डिविडेंड है कि नहीं? 18-19 के लिए जो डिविडेंड देना था वो भी देना 19-20 में। तो ये कौन सा डिविडेंड लास्ट? इसको क्या कहेंगे? ये है फाइनल डिविडेंड। ये एग्जांपल है फाइनल डिविडेंड का। ये एग्जांपल है फाइनल डिविडेंड का। लिख लिया बेटा? जल्दी से बोलिए, आगे बढ़ूं मैं। अच्छा बेटा, अब ये अगला है 1 अप्रैल 2018 से साल शुरू हुआ और 30/9/2018 और यहाँ 31 मार्च 2019 और यहाँ मैं एक डेट डाल रहा हूँ। एक डेट है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 17 अक्टूबर 2018। नेट प्रॉफिट ऑफ 6 month ₹32 crores। Dividend paid out of net profit of first 6 month of current year। कंपनी ने शुरू के 6 महीने के प्रॉफिट 32 करोड़ को देखते हुए क्या किया? कंपनी से इंतजार नहीं हुआ कि क्यों हम डिविडेंड के लिए शेयरहोल्डर को अगले 6, 8, 10 महीने का वेट कराएं। जब डिविडेंड देना ही है, कंफर्म है कि देना ही है, तो 10 महीने बाद क्यों अभी दे दे? इससे मार्केट में कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी कि कंपनी ने शेयरहोल्डर को डिविडेंड जल्दी दे दिया। डिविडेंड जल्दी मिल जाएगा शेयरहोल्डर को तो शेयरहोल्डर उसको जल्दी कहीं और जगह इन्वेस्ट करके ज़्यादा कमा लेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और मार्केट में एक न्यूज़ फैलेगी कि कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, लोग साल खत्म होने के 6 महीने बाद डिविडेंड देते हैं, ये तो इसने शुरू के 6 महीने बाद ही डिविडेंड दे दिया। इससे कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, इससे मार्केट में रेट बढ़ेगा और मार्केट में रेट बढ़ेगा तो शेयरहोल्डर को इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अल्टीमेटली कंपनी ने क्या करा? सारी चीज़ को देखते हुए साल खत्म होने के पहले करंट ईयर के प्रॉफिट से करंट ईयर में ही डिविडेंड दे दिया। तो इसको कौन सा डिविडेंड कहा जाएगा बेटा? ये कहा जाएगा, ये है इंटरिम डिविडेंड। ये है इंटरिम डिविडेंड। क्या इसको लिखवाऊं? इसका टेक्स्ट भी लिखवाऊं क्या कि समझ में आ गया आपको एग्जांपल से? ठीक है बेटा, ये तो हो गया। ठीक है, लिखो डिविडेंड पेड before end of the year out of current year profit। मतलब डिविडेंड कब से दिया गया? करंट ईयर के प्रॉफिट से करंट ईयर में ही दे दिया गया, ईयर एंड होने के पहले दे दिया गया। तो ये हो गया इंटरिम डिविडेंड। बेटा यदि शेयरहोल्डर को डिविडेंड बांट दिया 71 और बाद में कंपनी को लॉस हो गया तो ये शेयरहोल्डर के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। उसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे वो कंपनी लॉ में समझना पड़ेगा कि इसके इम्प्लीकेशन क्या है। वो लीगल इशू है, वो बताना अकाउंट्स में मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरी है, पर ऐसा होगा तो शेयरहोल्डर मुश्किल में आ जाएंगे। मतलब वो डिविडेंड लॉस से बढ़ गया या फिर यदि पुराना प्रॉफिट था तो उससे डिविडेंड बटा हुआ माना जाएगा, जो भी हो।
और फाइनल के लिए क्या लिखूं? डिविडेंड पेड इन नेक्स्ट ईयर आउट ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर के लिए अगले साल डिविडेंड दी जाए। समझ में आ गया होगा इतना? ये कोई लॉ की लैंग्वेज नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है कि यदि साल डिविडेंड पेड आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, जो लिखना चाहो, डिविडेंड पेड आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के लिए डिविडेंड साल खत्म होने के बाद अगले साल दिया जाए तो वो होता है फाइनल डिविडेंड। इज इट क्लियर? हाँ बेटा, ये हो गया, ठीक है। प्राइस ऑफ शेयर दो हो सकती है, एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड। excluding the right of dividend और ये including the right of dividend। मैंने 6 मंथली तो एक एग्जांपल लिया, कंपनी कभी भी साल खत्म होने के पहले कंपनी को 2 महीने बाद ही डिविडेंड देने की इच्छा हो जाए तो दे दे, 3 महीने बाद डिविडेंड देना तो दे दे, बस मैंने एग्जांपल लिया है वो तो। पर जनरली कंपनी 6 मंथ तक तो वेट करती है, इतनी हड़बड़ी जनरली नहीं करती कि 2 महीने बाद ही डिविडेंड दे दिया। जनरली हाफ ईयरली रिजल्ट के बाद देती है जनरली, बाकी कंपनी को कभी भी देना है। अब बेटा इसमें यह है, फॉर एग्जाम्पल Mr. A selling his shares, selling his equity shares of XYZ Limited to Mr. Y on 1st April 2021. Now question is that who is going to receive final dividend if any dividend out of net profit of 2020-21 in 2021-22. Dividend out of net profit of 2020-21 in 2021। 2020-21 का वेट कब दिया जाएगा? कौन इस डिविडेंड को, किसको डिविडेंड मिलने वाला? समझ में आ रहा है क्या? 20-21 के प्रॉफिट से 21-22 में डिविडेंड किसे मिलेगा, ये क्वेश्चन है। लिख लिया क्या? अरे बच्चों मैं लिखवा रहा हूं, इतने सारे टेक्स्ट भेज रहे हो, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। हाँ बेटा, ये सब एस्टिमेट बेस पे होता है, बता रहा हूं मैं आपको। ये लिखा हुआ समझ में आ गया क्या? ये लिखा हुआ पढ़ के समझ पाएंगे मैंने क्या लिखा है? क्योंकि ठीक है, अब if Mr. A
is eligible for above dividend. ये मतलब सेलर, डिविडेंड किसको मिलेगा? ये कौन है? Mr. A selling his equity share to of XYZ to Mr. Y on 1 April 2021. 1 अप्रैल 2021 को Mr. A ने शेयर बेच दिए Y को. अब क्वेश्चन क्या है? Now question is that who is going to receive final dividend? Dividend out of net profit of 2020-21 in 21-22. समझ में आ रहा है? तो बताओ ये डिविडेंड मिस्टर ए, यदि ये डिविडेंड मिस्टर ए को मिल रहा है, मिस्टर ए इज एलिजिबल फॉर अबोव डिविडेंड, इसका मतलब तो यहां पर मतलब ये हुआ मिस्टर ए रिटेन विथ हिम द राइट ऑफ डिविडेंड, द राइट ऑफ डिविडेंड. So, price will be called ex dividend. Price will be ex dividend. हाँ, ex dividend price होगी बेटा, yes. Excluding the right of dividend. Price does not include payment for dividend. पेमेंट फॉर प्राइस में डिविडेंड का कोई पेमेंट शामिल नहीं है. डिविडेंड का हक किसने रख लिया? सेलर ने रख लिया. तो डिविडेंड किसको मिलेगा? सेलर को मिलेगा. तो उसने शेयर बेचा है पर उसमें डिविडेंड का राइट नहीं बेचा, तो एक्सक्लूडिंग राइट ऑफ डिविडेंड हुआ. समझ में आ गया अब तो? और दूसरा बट इफ dividend of 2020-21 will be received by Mr. Y buyer in the year 2021-22 दूसरा क्या है? हाँ वो पढ़ा है रजिस्टर में रियल लाइफ में बेटा, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. ये जरूर है कि जिसका नाम रजिस्टर में होता है उसको मिलता है, पर यदि कंपनी को पहले से इंटीमेट कर दिया गया तो फिर ऐसा हो सकता होगा. तभी तो 2 रेट चल रहे. 1 लाख दे दिए कम डिविडेंड और बाद में अपन को बेटा कितना पेमेंट कर रहे हैं डिविडेंड के लिए पता नहीं होता. कितना पेमेंट कर रहे हैं डिविडेंड के लिए कभी पता नहीं होता. मार्केट रेट बस चल रहा है उस पर हम खरीद लेते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ? प्राइस इंक्लूड्स डिविडेंड, that is come dividend price. हाँ सेलर मिस्टर ए, सॉरी सेलर मिस्टर ए और ईयर 21-22. हाँ बेटा मैं वही बोल रहा हूँ कि एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड दिया है तो ये मान लो कि जनरली डिविडेंड उसको मिलता है जो रजिस्टर में इसका नाम लिखा होता है. लेकिन यदि शेयर होल्डर ने पहले से लिख के दे दिया है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा तो फिर वैसा होगा.
लिख लिया बेटा, ये एक हो गई एक्स डिविडेंड प्राइस, एक हो गई कम डिविडेंड प्राइस। ओके, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कहा जाए तो आप क्या मानोगे? नोट, यस, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, unless otherwise stated, assume price of share purchase as कम डिविडेंड प्राइस। मतलब मान के चलो कि खरीदने वाले ने डिविडेंड का राइट भी खरीद लिया, मतलब डिविडेंड बायर को मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया? डिविडेंड विल रिसीव टू, मीन्स नाउ डिविडेंड विल रिसीव बाय कौन? बायर को मिलेगा डिविडेंड। कुछ ना कहा जाए तो आपको प्राइस को कम डिविडेंड मानना है, और मतलब डिविडेंड किसको मिलने वाला है? बायर को मिलने वाला है। करेक्ट? हटाऊं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। मैंने बताया था ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बताया था मैंने आपको? जैसे 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 और 1 अप्रैल 2019, ये है डेट ऑफ परचेज ऑफ 200 shares at the rate of 180 per share कम डिविडेंड। ये बच्चे क्या ऊपर नीचे करवाते रहते हैं, 2 मिनट ऊपर 2 मिनट नीचे। यस बेटा, 18-19 जो साल था, ये हम अपने आप को लेके चले। हम कौन है? इन्वेस्टर। वहाँ एक्स इंटरेस्ट था। हर चैप्टर के बाद अलग अलग होती बेटा, वो सब एजम्पशन है। एजम्पशन का कोई लॉजिक नहीं होता। उस चैप्टर में डिवेंचर चैप्टर में बताया था कि एक्स इंटरेस्ट मानते हैं परचेज को, लेकिन यहाँ पर कम डिविडेंड मानते हैं। तो देखिए, डेट ऑफ परचेज ऑफ 200 शेयर 180 है। हम यानी आप अपने आप को माने इन्वेस्टर, मैं अपने आप को मानता हूँ, आप अपने आप को माने अकाउंटिंग करते वक्त आप इन्वेस्टर हैं। आप अपनी बुक्स में आपने 200 शेयर खरीदे 180 रुपये में, और बेचने वाले ने से आपने सारे अधिकार खरीद लिए इंक्लूडिंग द राइट ऑफ डिविडेंड। मतलब 18-19 का डिविडेंड वैसे किसका था? 18-19 का प्रॉफिट वैसे किसका था? आपका या बेचने वाले का? आपने तो 1 अप्रैल 2019 को आप बने हैं इक्विटी शेयर होल्डर। 1 अप्रैल 2019 को आपने मनी इन्वेस्ट की है। 1 अप्रैल 2019 के पहले आपका इस कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं था, ना आप शेयर होल्डर थे, ना आपकी वहाँ कोई पूंजी कैपिटल लगी हुई थी। उस 2018-19 में सेलर आप था, ऑनर सेनर था, जो सेलर था वो था इक्विटी शेयर होल्डर, तो प्रॉफिट भी उसी का हुआ। पर उसने वो प्रॉफिट आपको बेच दिया, वो प्रॉफिट का हक आपको बेच दिया। मतलब आपने 18-19 के प्रॉफिट खरीद लिए, और 180 में उस प्रॉफिट की कीमत शामिल है। क्या बोला मैंने? 2018-19 के प्रॉफिट आपने खरीद लिए, और 18-19 के प्रॉफिट जो मिस्टर सेलर के थे अब वो आपके हो गए हैं, पर आपको फ्री फोकट में नहीं मिले, उसकी आपने कॉस्ट पे की है। और 180 की प्राइस जो इंक्लूड है, ये प्राइस इंक्लूड है
इंक्लूडिंग ऑल राइट, और बेचने वाले को पता है कि 18-19 का डिविडेंड उसे नहीं आपको मिलने वाला है। यदि कुछ दिन और शेयर रखता, जुलाई अगस्त तक रख लेता, तो उसे डिविडेंड खुद उसे मिलता बेचने वाले को, अब वो उसको न मिलते हुए आपको मिलेगा। जब उसको पता है कि उसका हक आपको दे रहा है, उसका राइट आपको दे रहा है, उसकी जो रिसिप्ट होने वाली थी वो आपको देगा, तो फ्री विकट में नहीं उसकी कीमत आपसे वसूल करेगा कि नहीं करेगा, और वो कीमत 180 में शामिल है कि नहीं। जब तक दिमाग में ये नहीं समझ में आएगा, चैप्टर समझ में नहीं आएगा, लिख के रख लो, ठोको दिमाग को ठोको, तो समझ में आएगा कुछ। यदि दिमाग में कुछ जमावट आ गई है तो वो थोड़ी खोलनी पड़ेगी। क्या समझ में आया कि खरीदने वाले को क्या चुकाना पड़ा? 18-19 के प्रॉफिट की कीमत चुकानी पड़ी हमें, मुझे, आपको। तो वो 180 में इंक्लूड है कि नहीं? 180 में इंक्लूड है। हाँ, यदि 18-19 में लॉस रहा होता तो बेचने वाले को के भाव गिर जाते कि भाई 18-19 में लॉस से कोई डिविडेंड मिलने वाला ही नहीं, तो अपने आप रेट कम करके बेचता कि नहीं बेचता। पर चूंकि प्रॉफिट 18-19 में प्रॉफिट हुए थे कंपनी को, जो कंपनी के शेयर बेच रहा है उसके प्रॉफिट हुए थे, तो बेचने वाला थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, ज़्यादा पहलवान बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? कि भाई 18-19 के प्रॉफिट जो मेरे थे वो तुझे मिलने वाले हैं, तो मुझे उसकी कीमत ज़्यादा चाहिए। एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के शेयर खरीदोगे तो रेट बढ़ा के दोगे कि नहीं दोगे? तो आपको रेट बढ़ा के देने पड़े, तो 180 इंक्लूड। अब आपका बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, उसके यहां बना इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ XYZ, ये हमने अकाउंट खोला, इन्वेस्टर की बुक्स में अकाउंट खोला, इक्विटी शेयर इन XYZ। यहां पर टू बैंक करना पड़ेगा, टू बैंक 200 शेयर्स खरीदे 180 पर 3,36,000, 36,000 का पेमेंट करना पड़ा। जो मार्केट वैल्यू है वो 180 चल रही है, उस 180 में 180 मार्केट प्राइस पे हमने शेयर खरीदा और मार्केट रेट ही ये चल रहा है। हमें मार्केट रेट की इस 180 की गहराई पता नहीं होती, इसका ब्रेकअप पता नहीं होता कि इसके हम कितना पेमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए और कितना पेमेंट कर रहे हैं शेयर्स के लिए, ये ब्रेकअप पता नहीं होता। मार्केट रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, आज 182 है, कल 183 हो गया, फिर 169 हो गया। तो आप जो मार्केट रेट पे करेंगे, मार्केट रेट दो चल रहे होंगे, जो अपना शेयर बेच रहा होगा एक्स डिविडेंड वो कम में बेच रहा होगा, जो एक्स डिविडेंड बेचेगा वो शेयर कम में बेचेगा, और जो कम डिविडेंड बेचेगा वो शेयर्स पर। वो मार्केट फैक्टर डिसाइड करता है, डिमांड एंड सप्लाई तय करती है। कभी भी पता नहीं पड़ पाएगा आपको कि आप उसमें कितना पे कर रहे हो प्रॉफिट के लिए। तो बस ये पता है दिस इंक्लूड्स कॉस्ट फॉर नेट प्रॉफिट ऑफ ईयर 2018-19। यह आपने 1 अप्रैल 2019 को खरीदा, ये डेट है, डेट ध्यान रखिएगा। हाँ, अब बेटा, हाँ, डिविडेंड के लिए जो प्रॉफिट का लिए, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट के लिए जो पेमेंट किया 180 में इंक्लूड है। बेटा अब ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट। तो बेटा 18-19 का प्रॉफिट हमारा हो गया कि नहीं हो गया? 18-19 का जो कंपनी के प्रॉफिट में हमारा हिस्सा नहीं था, सेलर का था, वो हमारा हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि उसकी कीमत हमने चुका दी कि नहीं चुका दी? अब वो हमारा हो गया, हो गया। वो हमारा खरीदा हुआ प्रॉफिट है या कमाया हुआ प्रॉफिट है? 18-19 के प्रॉफिट हमारा कमाया हुआ कैसे हो सकता है? हम तो उस वक्त शेयरहोल्डर नहीं थे। बेटा फेस वैल्यू क्या मजाक करते हो बेटा, अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप, फेस वैल्यू पे जा रहे हो। ये फालतू की बातें मत करो बेटा, रेलिवेंट बातें करो ऑनलाइन में, जिसका जवाब मुझे देने में अच्छा लगे। बेटा अभी ये जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहाँ बनाने की, फेस वैल्यू क्या है वगैरह। तो बेटा 18-19 का प्रॉफिट जो सेलर का हुआ करता था, पर सेलर ने वो प्रॉफिट हमें बेच दिया और हमने उसकी कीमत चुका दी, और उसकी कीमत इस 36,000 में इंक्लूड है कि नहीं? तो वो प्रॉफिट हमारे लिए क्या हो गया? खरीदा हुआ प्रॉफिट हो गया, है ना बेटा। अब आज ये प्रॉफिट मेरी जेब से गया है, 18-19 का प्रॉफिट मेरी जेब से, मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरी जेब से गया है, मैं बायर हूँ, मेरी जेब से गया है सेलर को, ये प्रॉफिट मेरी जेब से गया, ध्यान रख रहे हैं, ये जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा पर ये प्रॉफिट मेरा जा रहा, मैं प्रॉफिट के लिए पेमेंट दे रहा हूँ। 18-19 के लिए प्रॉफिट के लिए मैंने पेमेंट दे दिया किसको? सेलर को।
अब उसी प्रॉफिट से 18-19 के प्रॉफिट से डिविडेंड कब मिलेगा? फाइनल डिविडेंड कब मिलेगा? 18-19 के प्रॉफिट से डिविडेंड कंपनी कब देगी फाइनल डिविडेंड? 19-20 में। 19-20 में शेयर होल्डर कौन है? वो सेलर या हम? तो फिर डिविडेंड हमें मिलेगा क्योंकि हमने कम डिविडेंड शेयर खरीदे थे, तो डिविडेंड हमें मिलेगा। वो डिविडेंड जो हमें मिला वो हमारी इनकम नहीं है। क्यों नहीं है? वो तो खरीदे हुए प्रॉफिट से मिला हुआ डिविडेंड है। वो तो खरीदे हुए प्रॉफिट से मिला हुआ डिविडेंड है, वो हमारा कैसे हो सकता है? उस वक्त ना हम शेयर होल्डर थे, ना कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट था। जब हम शेयर होल्डर नहीं थे, हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं था, तो उस पर हमें रिटर्न कैसे मिल सकता है? 18-19 में तो हमने पैसा कंपनी में लगाया ही नहीं था, तो उसके लिए हमें रिटर्न कैसे मिल सकता है 18-19 के लिए? सोचो ना बेटा, बगैर इन्वेस्टमेंट के रिटर्न कैसे आप 0 रुपये भी मान सकते हो? तो 18-19 में आप ना शेयर होल्डर थे, ना आप वहाँ पर ऑनर थे, ना आपने पैसा लगाया था, तो उसके लिए आपको रिटर्न मिल नहीं सकता। तो वो आपको जो रिटर्न मिल गया वो तो आपकी जेब से जो गया था ना मिस्टर सेलर को, वही कंपनी ने आपको पे कर दिया। और आपको पता था कि आपको मिलने वाला है, आपको पता था कि नहीं ये मिलने वाला है, तभी तो आपने इसकी कीमत चुकाई थी। अच्छा, वो डिविडेंड का जो पेमेंट किया था, वो प्रॉफिट के लिए जो पेमेंट किया था, वो कहाँ डेबिट पड़ा हुआ है? डिविडेंड के लिए, प्रॉफिट के लिए जो आपने पेमेंट किया था, वो हमारे अकाउंट में कहाँ डेबिट में पड़ा हुआ है? वो हमारे इस 36,000 में डेबिट में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? जब हमने प्रॉफिट दिया था तब वो हमने उसको क्या मान ली थी? कॉस्ट मान ली थी, क्योंकि हमको पता नहीं था कि हम कितना पे कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए और कितना पे कर रहे हैं शेयर्स की कॉस्ट के लिए। पर अब हमें पता, अब हमें डिविडेंड मिल गया। यदि हमें अब डिविडेंड मिल जाए, अब यदि यहाँ पर 23 अगस्त 2019 यहाँ पर मिला फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड फॉर 2018-19, 18-19 के लिए फाइनल डिविडेंड मिला 19-20 में। तो हमें जो डिविडेंड मिला 18-19 के लिए 19-20 में, 23 अगस्त 2019 को हमें पिछले साल के लिए, ये है 18-19, और 18-19 के लिए डिविडेंड मिला है हमको 19-20 में। तो ये डिविडेंड हमें कौन से प्रॉफिट से मिला? ये प्रॉफिट हमारा था क्या? नहीं था। हमने खरीदा था क्या? खरीदा था। तो ये प्रॉफिट हमारा कौन सा है? खरीदने के पहले का या खरीदने के बाद का? ये प्रॉफिट है शेयर्स खरीदने के पहले का। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ये है नेट प्रॉफिट ऑफ 2018-19। ये क्या कहा जाएगा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और यहां से डिविडेंड यहां दिया गया है, इस प्रॉफिट से डिविडेंड दिया गया है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड दिया और हमें ये डिविडेंड मिला। तो इट इज डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड मिला। बेटा इसको हम इनकम कतई नहीं मान सकते। जो चीज हमने जेब से दी थी वही हमें वापस आ जाए, तो ये रिटर्न है या रिफंड है? हमारी जेब से जो प्रॉफिट खरीदते वक्त दिया था वही हमें वापस मिल जाए। अच्छा, खरीदते वक्त उसको हमने कॉस्ट मान लिया था, तो मिलते वक्त हम उस कॉस्ट को कम कर देंगे। देते वक्त हमने क्या मान लिया था? उसको कॉस्ट। तो मिलते वक्त उसको कॉस्ट में रिडक्शन मान लेंगे। तो क्या एंट्री होगी? बैंक टू इन्वेस्टमेंट। बाय बैंक ये लिखेंगे डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। बेटा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को फिर से समझाना संभव मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं ये पहली बार नहीं, शायद दूसरी बार समझा रहा हूं। क्या आपको किसी को जरूरत है दूसरी बार समझाने की? तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब कब का प्रॉफिट? हमारे शेयर्स खरीदने के पहले का प्रॉफिट। क्या वो हमारा था? वो किसका था? सेलर का। पर वो हमारा हो गया, खरीद लिया। खरीद लिया इसलिए हो गया। उसकी कीमत कहाँ शामिल है? परचेज प्राइस कॉस्ट में शामिल है। इसलिए जब उस प्री एक्विजिशन से डिविडेंड मिलेगा तो उसको अपन इनकम मानने की बजाय क्या करेंगे? उसको कॉस्ट में से क्रेडिट करेंगे, कॉस्ट में से लेस करेंगे। कॉस्ट में से लेस करने का लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? देते वक्त उसको हमने कहाँ डेबिट कर दिया था? देते वक्त कहाँ डेबिट किया था हमने उसको?
कॉस्ट में डेबिट किया था तो मिलते वक्त क्रेडिट भी कहाँ करेंगे, कॉस्ट में करेंगे ना। तो इसलिए A13 क्या बोलता है कि यदि डिविडेंड मिलता है आउट ऑफ प्री इक्वेशन प्रॉफिट तो उसको आप इनकम में क्रेडिट मत करो, पीएल में क्रेडिट करो मत करो, बल्कि उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करो। इज इट क्लियर? तो ये A13 जो कहता है वो लॉजिकल है कि नहीं है? इसीलिए मैंने आपको लॉजिक बताया है। A13 तो ये बोलता है, पर क्यों बोलता है उसका रीज़न मैंने बता दिया, आपको समझना चाहिए। उसके बाद भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मतलब बात करें, नहीं तो शाम को वीडियो फिर से देखें। हाँ, हमने कम डिविडेंड में एक्स्ट्रा प्राइस दी थी, वो एक्स्ट्रा प्राइस हमारी इस 36,000 में शामिल है, मतलब वो एक्स्ट्रा प्राइस डिविडेंड की कीमत। तो ये मैंने लिखा ही है, दिस इंक्लूड कॉस्ट फॉर नेट प्रॉफिट ऑफ ईयर 18-19। तो 36,000 में इंक्लूड है वो पेमेंट जो हमने दिया था प्रॉफिट के लिए, और वही चीज़ हमें वापस मिल जाए तो उससे हमारी कॉस्ट कम होगी कि नहीं होगी, बोलिए। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? कन्फर्म मान लूँ? तो इससे क्या हुआ, अब यहाँ पर फाइनली as per S13 dividend paid by company to investor out of pre-acquisition profit or out of post acquisition profit। ये इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, इसको इनकम नहीं मानेंगे। यदि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से डिविडेंड मिला है तो उसको इनकम मानने की बजाय उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और यदि आउट ऑफ पोस्ट मिला है तो बैंक डेबिट टू डिविडेंड इनकम टू डिविडेंड इनकम, और ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। यदि आउट ऑफ प्री इक्वेशन था तो उससे हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। मुझे तो लग रहा है कि एकदम बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जो मैंने बताया उसके हिसाब से, कि जो प्रॉफिट खरीदा वो डेबिट में पड़ा है, कॉस्ट में पड़ा है, डेबिट में पड़ा है, खरीदते वक्त हमने इसकी कीमत चुकाई तो डेबिट में पड़ा है, तो मिलते वक्त उसको वहीं क्रेडिट करेंगे। मुझे तो लगा था कि एकदम क्लियर हो जाएगा, पर आपको लग रहा है कि क्लियर हुआ है, लेकिन बड़ी मुश्किल से क्लियर हुआ। मेरी कोशिश तो थी कि क्रिस्टल क्लियर हो, एकदम क्लियर हो, कि बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, दिल से दिमाग तक उतर जाए। है क्लियर? कई बच्चे बोल रहे हैं क्रिस्टल क्लियर है सर। ओके, ठीक है। आगे बढ़े। अब चलो, अब मैं इसको समझाता हूं। एक ये तो लिख लिया आपने बेटा। अब देखो, एक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, फिर 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20। फिर 1 अप्रैल 2020। ये है डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स। ये है डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर।
डायलॉग सुनने हो तो यहाँ सुनना चाहिए ऑनलाइन में। सर डायमंड में भी थोड़े बहुत धब्बे होते हैं। ये डायलॉग क्यों मारा होगा इसने? पता नहीं। हाँ बेटा समझो, 18 19 19 20 और फिर 20 21 शुरुआत है ना बेटा। डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर क्या है? 1 अप्रैल 2019। अब नेट प्रॉफिट ऑफ 2018-19 और यहाँ है नेट प्रॉफिट ऑफ 2019-20। ठीक। क्या आपने यहां तक लिख लिया? अच्छा, अब इस प्रॉफिट से dividend received out of 2018-19 on 23rd August 2019। बेटा 1 अप्रैल 2019 को शेयर खरीदे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 23 अगस्त 2019 को 23 अगस्त 2019 को डिविडेंड मिला। बताओ ये डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए कौन से प्रॉफिट से मिला? प्री इक्वेशन या पोस्ट इक्वेशन? ये प्रॉफिट कौन सा है? खरीदने वाले के लिए, इन्वेस्टर के लिए ये प्रॉफिट कौन सा है? खरीदने के पहले का प्रॉफिट है या खरीदने के बाद वाला? क्या घटिया क्वेश्चन है। ये है खरीदने के पहले वाला, इसको कौन सा प्रॉफिट कहा जाएगा? ये है, ये कहा जाएगा कौन सा प्रॉफिट कहा जाए इसको? तो लिखो इसको, इसके लिए लिखो, ये है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ये डिविडेंड है आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अब बायर को डिविडेंड यदि मिला है, डिविडेंड रिसीव्ड आउट ऑफ 2018-19 ऑन 23rd अगस्त, मतलब खरीदने वाले ने कम डिविडेंड शेयर खरीदा होगा, इसलिए उसको डिविडेंड मिला। दिमाग घूम गया ये सुनकर करो कि क्या सर सारी बातें थोड़ा समझ में आती है हमारी। ये डिविडेंड किसको मिला? बायर को। था किसका? क्योंकि कम डिविडेंड खरीदा होगा इसने, तो ये डिविडेंड कौन सा डिविडेंड कहा जाएगा? डिविडेंड आउट ऑफ प्री या पोस्ट इक्वेशन? अच्छा ठीक है, तो 18-19 का प्रॉफिट कौन सा था? प्री इक्वेशन। अच्छा 19-20 का प्रॉफिट कौन सा है? 1 अप्रैल 19 को शेयर खरीद लिए, 1 अप्रैल 19 को शेयर खरीद लिए, उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ वो कौन सा कहा जाएगा? पोस्ट इक्वेशन। ये है पोस्ट इक्वेशन प्रॉफिट। तो यदि dividend received out of 2019-20 dated 10 अगस्त 2020, 10 अगस्त 2020, 10 अगस्त 2020 को डिविडेंड मिला कौन से ईयर के लिए? 19-20 के लिए। तो ये कौन सा डिविडेंड हुआ? ये हुआ डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। क्या समझ में आ गया आपको? तो हमारे शेयर खरीदने के पहले के प्रॉफिट से मिला हुआ डिविडेंड आउट ऑफ प्री इक्वेशन, और हमारे शेयर्स खरीदने के बाद हुए प्रॉफिट से मिला हुआ डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट इक्वेशन। कौन सा प्रॉफिट हमारा? हाँ समझ में आ गया?
लिख लिया? इसको लिखना है क्या? टाइम दूं थोड़ा सा और? लिख नहीं पाए मेरे ख्याल से आप लोग। बहुत बढ़िया। ओह, मैंने कुछ तो भी दबा दिया। अब मुझसे कुछ दब गया स्क्रीन पर, ये क्या क्या हो गया? चलो चलो चलो। अच्छा, मतलब क्या हुआ अब यहाँ पर? लिखो, डिविडेंड रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर आउट ऑफ प्री इक्वेशन प्रॉफिट मतलब? अच्छा, और पोस्ट इक्वेशन? प्री इक्वेशन मतलब परचेज्ड प्रॉफिट ना? ये कौन सा है? परचेज्ड प्रॉफिट। और ये कौन सा है? अर्न प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ विच इज इंक्लूडेड इन ये, चलो इसको लिखना काफ़ी ज़रूरी नहीं है। इसको डू नॉट कंसिडर एज इनकम, और ये कंसिडर एज एन इनकम। बस इतनी बात ध्यान रख लो। कुछ नहीं दिया हो तो कम डिविडेंड मानेंगे, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। लिख लिया बेटा? आगे बढ़े? आगे बढ़े? अब मेरी बात का जवाब दोगे? एग्जाम्पल, 1 अप्रैल 2018 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2018 और 31 मार्च 2019। डेट ऑफ परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स, फाइनल डिविडेंड of rupees 30,000 received from company
हाँ, अदिति गर्ग ने सही बता दिया मेरे ख्याल से। तो ये डिविडेंड 18-19 का डिविडेंड मिला है 19-20 में। हमने शेयर्स कब खरीदे थे? 31/10/2018 को। और 18-19 के लिए, 18-19 वाले साल के लिए डिविडेंड कंपनी ने दिया है 19-20 में। अच्छा, ये फाइनल डिविडेंड मतलब कौन से साल के लिए बताओ? फाइनल डिविडेंड मतलब कौन से साल के लिए? फॉर ईयर 2018-19। 2018-19 के प्रॉफिट से हमें 19-20, ये 19-20 चल रहा है, 19-20 में हमें डिविडेंड मिला है। तो बताओ ये डिविडेंड प्री इक्वेशन से है या पोस्ट इक्वेशन से? यस, विदुषी अग्रवाल का आंसर भी सही है, आस्था अग्रवाल का भी सही दिख रहा है। आप बताओ, प्री से भी है। और तो यहां से अब देखो बेटा, 1 अप्रैल 18 से 31/10/18, ये है प्री इक्वेशन, ये है, उसके बाद ये है प्री इक्वेशन। कितने मंथ हो रहे हैं? 7 मंथ आउट ऑफ प्री इक्वेशन है। तो बचा हुआ क्या होगा? बचा हुआ होगा पोस्ट इक्वेशन। पोस्ट इक्वेशन 5 मंथ्स। ये कब से कब तक? 31 मार्च 19 है ना, ये 5 महीने पोस्ट इक्वेशन। तो बेटा जो 30,000 है हम इसको मानेंगे कंपनी ने डिविडेंड जो दिया है 30,000 12 महीने का दिया होगा। 12 महीने में से 7 महीने 17,500, ये हो गया आउट ऑफ प्री इक्वेशन। और बचा 12,500 आउट ऑफ पोस्ट इक्वेशन। बस 17,500 प्री से और 12,500 पोस्ट से। हमने एज्यूम की, मतलब कंपनी ने 30,000 का डिविडेंड दिया है साल भर के लिए। साल भर में से आप देख रहे हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने का टाइम पीरियड आ रहा है शेयर्स खरीदने के पहले का, और 5 महीने का आ रहा है शेयर्स खरीदने के बाद का। जो ईयर 18-19 के लिए हमको डिविडेंड मिला है ये 12 महीने हैं, ये 12 मंथ्स हैं। 12 मंथ के लिए 12 मंथ के प्रॉफिट से डिविडेंड दिया। यदि प्रॉफिट 18-19 के प्रॉफिट से डिविडेंड दिया है तो 18-19 में 7 महीने हमारे कौन से हो रहे हैं? प्री इक्वेशन, और 5 महीने हो रहे हैं पोस्ट इक्वेशन। ये हमें एज्यूम करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। तो उस एंगल से 7 महीने का प्रॉफिट प्री इक्वेशन प्रॉफिट, 5 महीने का प्रॉफिट पोस्ट इक्वेशन प्रॉफिट। तो 7 महीने का प्रॉफिट जाएगा का डिविडेंड माना जाएगा आउट ऑफ प्री इक्वेशन, और 5 महीने का डिविडेंड माना जाएगा आउट ऑफ पोस्ट इक्वेशन। इज इट क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हमने अज्यूम किया है कि कंपनी ने प्रॉफिट इवनली अर्न किया है कि नहीं किया? इवनली अर्न प्रॉफिट से इवनली डिविडेंड दिया मानना पड़ेगा कि कंपनी ने प्रॉफिट भी अर्न किया होगा इवनली, और उससे कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है इवनली। जब तक कुछ ना कहा हो जाए तो हमें इवनली मानना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो मानना पड़ेगा कि ये डिविडेंड जो दिया है कंपनी ने 30,000, ये पूरे साल भर के प्रॉफिट से दिया होगा, पूरे साल भर के प्रॉफिट। क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ कहा थोड़ा कि कहाँ से दिया, तो मानना ही पड़ेगा कि साल भर के प्रॉफिट से दिया। और साल भर में 7 महीना प्री का होता है और 5 महीना पोस्ट का आता है। और कोई सॉल्यूशन पे तो नहीं है? कुछ और एजम्पशन हो तो बताओ मुझे, कुछ और लॉजिक हो तो बताओ ना। चलिए एक और एग्जांपल ले रहा हूँ डिविडेंड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। ये क्वेश्चन में हर बार आया है। जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आया है। क्वेश्चन में आएगा तब तो हम देखेंगे ही, पर मैं चाहता हूँ उसको आपको पहले से भी बता दूँ। तो लिखो एग्जाम्पल, और मैं इसको थोड़ा इजी करके समझाऊंगा तो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। एक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 19, ये एक साल है। फिर 1 अप्रैल 19
फिर 20 अगस्त 2019 यहाँ ओपनिंग बैलेंस 5,000 shares of X Limited and ये था आपका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। परचेज ऑफ 2,000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। कंपनी के पास 5,000 शेयर्स ओपनिंग में थे। ये बेटा टर्नओवर की बात आप बेवजह कर रहे हो, अभी टर्नओवर का कोई संबंध नहीं। कोई क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन में कंपनी का इन्वेस्टर मिस्टर वर्मा है क्या, कंपनी का टर्नओवर देखें क्वेश्चन में वो लोग। 5,000 शेयर्स इन्वेस्टर के पास ओपनिंग में है। 1 अप्रैल 2019 को इन्वेस्टर के पास 5,000 शेयर्स ओपनिंग में है, उसने 2,000 शेयर्स और खरीदे, करेक्ट, ठीक है। फेस वैल्यू पर शेयर ₹100 है। शेयर की फेस वैल्यू ₹100 है। अब बहुत ध्यान से समझेगा, इन्वेस्टर रिसीव्ड डिविडेंड ब्रैकेट में फाइनल डिविडेंड for the year 2018-19 on 28th August 2019 at the rate of 12%। आज मैं बहुत लिखाऊंगा बेटा आपको। 20 अगस्त को कंपनी को डिविडेंड मिला 18-19 के लिए, 12% डिविडेंड मिला। इक्विटी शेयर पर 12% डिविडेंड मिला है इन्वेस्टर को एक्स लिमिटेड से। हमेशा डिविडेंड फेस वैल्यू पे होता है। हाँ, ये कशिश गुरबानी ने सही बता दिया। उसके बाद भी कुछ बच्चे बता रहे हैं, हाँ हर्ष भी सही बता रहे हैं, और तिशा भी सही बता रही मेरे ख्याल से, और बहुत बच्चे सही बता रहे हैं, यश गुप्ता, हाँ तनीश जैन, मैं तो नाम भी नहीं देख पा रहा हूँ, इतने बच्चे सही बता रहे हैं। तो ये तो ऑनलाइन में तो ढेर लग गया सही बताने वालों का। तब तक तो फेस टू फेस वालों ने भी सोच लिया होगा, है ना। अब हम फेस टू फेस वालों से बात करते हैं। बड़ा बताइए, ये जो मिस्टर इन्वेस्टर है, इसको डिविडेंड मिला है 18-19 के लिए, 20 अगस्त को डिविडेंड मिला है प्रीवियस ईयर के लिए 12% से। तो बेटा जो ईयर 18-19 है, ये जो नेट प्रॉफिट ऑफ 2018-19 है, ये प्री एक्विजिशन है या पोस्ट एक्विजिशन है? इसका जवाब ऑनलाइन में तो बहुत बच्चों ने सही बता दिया कि ये 18-19 का नेट प्रॉफिट प्री इक्वेशन प्रॉफिट है या पोस्ट इक्वेशन है। इसका जवाब फेस टू फेस में से कौन देना चाहेगा? मुझे पता है जब फेस टू फेस में इतने ढेर सारे बच्चे हैं, तो ऑनलाइन में तो आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने सही जवाब सोच रखा है, बस डरते हो बताने में। ये लोग डरते नहीं क्योंकि इनको कोई दिक्कत नहीं होती, इनको इनका जवाब पब्लिक तक नहीं आता। आप डरते हो क्योंकि आपके सामने सारे बच्चे होते। बताओ कौन बताएगा? हिम्मत वाले बच्चे बता सकते हैं, डरपोक तो चुपचाप बैठे रहो। आपके लिए तो गुफा बना देना चाहिए, वहाँ गुड़क जाओ, दुबक जाओ, जवाब मत दो, आते हुए भी जवाब मत दो। वही इन्हें गुने चुने बच्चे में तो इनसे पूछ पूछ के थक चुका। अब तो पूछने की इच्छा नहीं होती इन लोगों से कि इनसे क्या पूछूं जो रोज हाथ खड़ा करते हैं। बेटा आप पीछे से बताइए, सबसे पीछे। हाँ बेटा क्या बोल रही है? प्री एक्विजिशन, ओके ओके। उधर से पीछे से आप बेटा, आप गर्ल्स, हाँ आपने हाथ खड़ा किया था, हाँ बोलिए। हाँ प्री इक्वेशन, ओके।
ये लो, आज मे भी ये लो पहन के आया, आपको प्रेफरेंस दूंगा। यस, 5000 शेयर्स के लिए ये प्रॉफिट पोस्ट इक्वेशन है, और 2000 के लिए ये यही सही है। बेटा 5000 शेयर्स हमारे पास ओपनिंग में थे, ओपनिंग में थे 1 अप्रैल 19 को। ये हमारे पास खरीदे हैं इस दिन या ओपनिंग में थे? बेटा ये सोचना बहुत जरूरी, नहीं तो आपके हाथ से ये चैप्टर गया। 5000 शेयर्स ओपनिंग में थे, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं समझाऊं क्या और समझूं क्या? बेटा ये खरीदे कब होंगे? ये 5000 शेयर खरीदे कब होंगे? ये तो ओपनिंग में थे, खरीदे कब होंगे पता नहीं कब। 200 साल पहले, 300 साल पहले, 1000 साल पहले। इतना तो मान नहीं सकते, उस वक्त कंपनी नहीं होती थी। चलो 3 साल मान लूं, ये 3-4 साल पहले खरीदे थे। बताओ 3 साल पहले मतलब कब खरीदे होंगे? लगभग 16-17 में खरीदे होंगे। तो 18-19 का प्रॉफिट कौन सा है? 5000 शेयर खरीदने के बाद वाला है, पहले वाला? 5000 शेयर्स के लिए 5000 शेयर्स खरीदने के बाद आया है 18-19। हम ये मानेंगे कि 5000 शेयर पहले जो 1 अप्रैल 19 को है वो इसी दिन खरीदे हैं, काफ़ी पहले से है। आप उसको काफ़ी 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 पहले से मान लो। मान लो 17-18 में खरीदे थे, या 16-17 में खरीदे थे, या 15-16 में खरीदे थे। तो 18-19 का प्रॉफिट कौन सा है? 5000 शेयर्स के लिए शेयर्स खरीदने के बाद वाला। और 2000 शेयर्स के लिए कौन सा है? 2000 शेयर्स खरीदे हैं 1 अप्रैल 2019 को। तो 2000 शेयर्स के लिए प्रॉफिट कौन सा हुआ? खरीदने के पहले वाला प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका सॉल्यूशन 5000 शेयर्स परचेज्ड इन 2000, मान लो 15-16, नेट प्रॉफिट ऑफ 2018-19, और 2000 शेयर्स purchased in 1920, post acquisition profit for 5000 shares and pre-acquisition profit for 2000 shares। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और एग्जाम में मतलब जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें पॉइंट जरूर आएगा। क्या ये सही है कि नहीं, बहुत लॉजिकल है कि नहीं, कोई इसमें एजम्पशन प्रजम्पशन नहीं है। बस ये है कि हमने ये माना है कि शेयर जो 5000 ओपनिंग में थे ये काफ़ी पहले खरीदे हुए हैं। मान लो 15-16 या 16-17 या 17-18 में, इसको मैं 15-16 मानूं, या फिर या 16-17 मानूं, या 17-18 मानूं, जो भी मानूं। तो 18-19 का प्रॉफिट कौन सा हुआ? खरीदने के बाद वाला। तो 5000 शेयर के लिए, 5000 शेयर्स के लिए 18-19 का प्रॉफिट कहा जाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और यही प्रॉफिट 2000 शेयर्स के लिए कहा जाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। इज इट क्लियर? अच्छे से क्लियर हो गया? तो 5000 शेयर्स इंटू 100, 5 लाख का 12%, और इधर 2 लाख का 12%, है ना? 24,000, ये 60,000, और ये इसकी एंट्री होगी बैंक टू डिविडेंड इनकम, बैंक टू डिविडेंड इनकम। ये जाएगा इनकम कॉलम में, ये जाएगा इनकम कॉलम में, और ये वाला बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये होगा बैंक टू इन्वेस्टमेंट।
ये सब सैटरडे को बिल्कुल नहीं बताया था। कोई बोल सकता है सैटरडे को बता दिया सारी चीज़ें? हे भगवान, अभी उसके पहले पूछता तो होश गुम हो जाता, बोले सैटरडे को बता दिया था। नहीं बेटा, ये सब कुछ नहीं बताया था मैंने, आज बताया एग्जाम्पल ले लेकर के सारे। तो ये बता दिया होता तो यहाँ तहलका मच जाता अभी तक। तो बेटा आपने कहीं और से पढ़ लिया होगा, कहीं और का वीडियो देखा होगा। तो बेटा ये डिविडेंड जो 5,000 शेयर पे मिला है, ये हमारी इनकम है, क्योंकि ये हमारे शेयर्स खरीदने के बाद वाले प्रॉफिट से हुआ है। हमने शेयर्स खरीदे 15, 16, 17, 18, 18, 19 में, सॉरी 15, 16 या 17, 16, 17 में, और प्रॉफिट उसके बाद 18, 19 हुआ। ये प्रॉफिट जो हुआ है 18, 19 में, ये 5,000 शेयर्स खरीदने के बाद हुआ। तो ये हमारी कमाई है, ये हमारी इनकम है। ये डिविडेंड है आउट ऑफ पोस्ट इक्विटी प्रॉफिट। और 2,000 शेयर तो हमने 19-20 में खरीदे, तो 18-19 का प्रॉफिट 2,000 शेयर्स के लिए हुआ खरीदने के पहले वाला प्री इक्वेशन। तो वो डिविडेंड हमारी इनकम नहीं, बल्कि उसको हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ये हो गया डिविडेंड की अकाउंटिंग पे लगभग सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए जो क्वेश्चन में आने वाले हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मुझे इस पर ज़्यादा क्या बिल्कुल भी एफर्ट अब नहीं करना पड़ेगा। मैं सीधे इसको सॉल्यूशन बनाऊंगा, इसको समझाऊंगा नहीं बेटा। समझ में आ गया आपको? क्योंकि मैंने आपको समझाने में बेसिक एग्जाम्पल ले लेके टाइम ले लिया है, तो क्वेश्चन बनाते वक्त, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इन्हीं पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन करना टाइम का प्योरली वेस्टेज होगा। आया समझ में? ठीक है बेटा, तो ये तो हुआ आज डिविडेंड के बारे में सारी अकाउंटिंग। आज हमारा पूरा एक लेक्चर इंटरिम फाइनल डिविडेंड और डिविडेंड की अकाउंटिंग को लेकर गया है, और एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड को लेकर गया है। इज इट क्लियर? अब जो नेक्स्ट इशू हम कल पढ़ने वाले हैं, अब हमारी डिविडेंड के अलावा क्या बचा है? बोनस इशू और राइट इशू। बेटा बोनस इशू तो आप जानते हैं, यदि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को फ्री में शेयर देती है, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में शेयर देती है, तो वो क्या होता है? और एक राइट इशू जानते हैं क्या? राइट इशू पढ़ा है क्या? प्री एम्प्टिव राइट सुना है आपने? प्री एम्प्टिव राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, प्री एम्प्टिव राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर पढ़ा होगा सीए फाउंडेशन की थ्योरी में। नहीं पढ़ा? कंपनी लॉ में पढ़ा है? प्री एम्प्टिव राइट ऑफ शेयर होल्डर। बेटा टाइम कब तक का है? 9 या 10 तक है? 9:40 है था, 10 था? सही से बताओ। 10 बता रहे, 10 बताया, 10। मतलब सच्चे बच्चे, सच्चे और ईमानदार बच्चे तो सिर्फ ऑनलाइन में होते हैं, फेस टू फेस वाले तो सारे के सारे बदमाश हैं। तो सुनो, बस मैं आपको राइट इशू का मतलब बता रहा हूं, उसके बाद फिर छुट्टी। राइट इशू, राइट इशू क्या होता है बताना चाहता हूं। प्री एम्प्टिव राइट क्या होता है बस ये बता रहा हूं, वो भी नहीं बता रहा हूं। प्री एम्प्टिव राइट तो सुन लो, थ्योरी है थ्योरी। हाँ, इधर तो मुझे जवाब सही बता दिया गया ऑनलाइन वाले बच्चों ने। तो बेटा यदि कंपनी जब अगला इशू लाती है, पब्लिक इशू, अगला इशू जब लेकर आती है मनी रेस करने के लिए, कैपिटल रेस करने के लिए, फंड अरेंजमेंट के लिए अगला इशू लेके आती है, तो उसे अपना अगला इशू पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को ऑफर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है भाई? सुनो, हम लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, हमने लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई। कंपनी इनिशियली हमने बनाई, रिस्क हमने उठाई। शुरू में पैसा लगाना, एक नई कंपनी में पैसा लगाना रिस्की अफेयर होता है। पता नहीं कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, कई कंपनी डूब ना जाए, पूंजी जो लगाई वो डूब ना जाए। तो बेटा एक स्टार्टअप में पैसा लगाना काफ़ी रिस्की होता है। तो हमने स्टार्टअप में पैसा लगाया, कंपनी जब बनी तब हमने पैसा लगा दिया। हम है कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। अब कंपनी बढ़िया चल रही है, शानदार चल रही है। अब कंपनी को अपने एक्सपांशन के लिए 200 करोड़ और चाहिए। यदि हमने 200 करोड़ बाहर वालों से ले लिया, नए शेयर होल्डर से ले लिया, तो बेटा हम पुराने शेयर होल्डर जो इतनी मेहनत इतनी रिस्क उठाकर शेयर होल्डर बने, और नए मालिक, नए शेयर होल्डर, नए पार्टनर, नए ऑनर बहुत इजीली कंपनी में आ गए। जब कंपनी बिल्कुल सेफ जोन में है, अच्छी कंडीशन में है, तब नए लोग आ गए। क्यों हम नए मालिक कंपनी में जुड़ने दें? क्यों नए लोगों को अपने साथ पार्टनर बनाए जब हम खुद पैसा लगा सकते हैं? तो यदि कंपनी को 200 करोड़ और चाहिए और हम खुद लगाने को तैयार हैं, तो कंपनी को ये मनी हम लोगों से लेना चाहिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, या बाहरी लोगों से लेना चाहिए? यदि आप दिमाग लगाओगे, सोचोगे, तो समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा दिमाग ठिकाने पर रखकर सोचना पड़ेगा कि किससे लिया जाए कंपनी को ये मनी, किससे लेना चाहिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से या आउटसाइडर से?
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ले ताकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का वोटिंग राइट डाइल्यूट ना हो। यदि बाहरी लोगों को शेयर इशू कर दिए तो वोटिंग राइट डाइल्यूट हो जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का, और बेवजह नए लोग कंपनी में मालिक बन जाएंगे। तो कंपनी की ये लाइबिलिटी है, कंपनी पर का ये ऑब्लिगेशन है कि अपना अगला इशू वो क्या करे, अपना अगला इशू बाहर वालों को लाने की बजाय पहले जो हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं हमसे पूछे कि क्या हम 200 करोड़ देने को तैयार हैं। यदि हम 200 करोड़ देने को तैयार हैं तो कंपनी को अपना अगला इशू हमें ही ऑफर करना पड़ेगा, वो शेयर्स कंपनी से हम ही खरीदेंगे। तो यदि कंपनी हमें ही शेयर इशू करती है, हमें ही शेयर अलॉट करती है, हमारे लिए इशू लाती है, बाहरी लोगों के लिए नहीं, हम ही से पूछती है कि भाई तुम सभी लोग इतने इतने शेयर ले सकते हो, तो वो कहा जाता है राइट इशू। और यदि हमने बोले कि हमें शेयर नहीं चाहिए, हम पैसा नहीं लगाएंगे, ले आओ बाहर वालों को, तो कंपनी जब बाहर वालों को शेयर ऑफर करेगी तो वो क्या होता है पब्लिक इशू। और एग्जिस्टिंग शेयर को इशू ऑफर किया जाता है तो वो होता है राइट इशू, और बाहरी लोगों को शेयर ऑफर किए जाते हैं वो होता है पब्लिक इशू। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइट इशू ऑफर टू पार्टिसिपेट इन द न्यू इक्विटी इशू बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ये है राइट इशू। क्या तो ये जो राइट दिया गया है इक्विटी शेयर होल्डर को कि कंपनी अपना अगला हर इशू पहले एग्जिस्टिंग वालों को ऑफर करे, ये राइट को ही क्या कहा जाता है प्री एम्प्टिव राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। शायद आपने कभी थ्योरी में पढ़ा हुआ होगा। हाँ, सुनने के बाद तो सभी पढ़ा हुआ होता है, कोई बात नहीं, भूल चुके होते हैं, कोई बात नहीं। तो बेटा अब आज तो टाइम हो गया, आपको मैं 6 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, चलो ठीक है। बेटा डिस्टेंसिंग का ध्यान रखो, बाहर निकलते वक्त भी बेटा अपने दोस्त को ऑर्डिनरी व्यक्ति मत मानो, वो कोविड पॉजिटिव हो सकता है, और वो हुआ तो ये डिसीज आप अपने घर लेके जाओगे, ध्यान रखना बेटा। हाँ, मान के चलो कि आपका फ्रेंड कोविड पॉजिटिव है, ये मानकर चलो, दूर दूर रहो, अपने घर वालों की चिंता करो, कहीं बाद में आपको अफसोस ना हो, लाखों रुपए लग जाएंगे आपको उसको ठीक करवाने में, ध्यान रखना बेटा।